स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग 11.3 के इंट्रो पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन। जरा मुझे एक बुक दो, जरा बुक दो, बुक। अरे उसकी मत दे यार, उसकी बुक बहुत महंगी है। अब देखो, अच्छा दो प्लेन लेते हैं पहले यहाँ पे। अब प्लेन को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, पाई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। पाई एक ग्रीक अल्फाबेट है जो 16th नंबर पे आता है। ये प्लेन 1 है तो इसीलिए इसको पाई 1 बोल दिया। और एक प्लेन हमारे पास इस तरीके से है, ठीक है। ये दोनों प्लेन आपस में क्या कर रहे हैं, ये दोनों प्लेन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो मान लो ये प्लेन कितना हमारा पाई 2। अब यार इनके इंटरसेक्शन से मतलब यहां से एक तीसरा प्लेन जा रहा, तो उस प्लेन की हमको इक्वेशन फाइंड करनी है। लेकिन इस इंटरसेक्शन से इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स जा सकते हैं। जैसे कैसे भैया, इस तरीके से समझो ना, एक प्लेन ये रहा और एक प्लेन ये रहा, ये दोनों यहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इस जगह से एक प्लेन ये थ्रो इसके इंटरसेक्शन लाइन से ये जा सकता है। एक ये वाला प्लेन, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स यहां पे जा सकते हैं। तो कह रहे भैया एक प्लेन जा रहा है तो उस प्लेन की इक्वेशन बताइए। लेकिन कितने प्लेन जाएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन। तो इसको देखो एनसीईआरटी में जो इसका प्रूफ दिया, हम लोग तो खैर प्रूफ भी करेंगे। एनसीईआरटी में जो प्रूफ दिया बहुत से बच्चे इसको समझ नहीं पाते, तो हम इसको ना एकदम देसी स्टाइल से समझेंगे, फील करके इसको। देखो कैसे, पहले तो आपको हमें अगर एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे कि यार एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल दो, तो आपने सपोज एग्जांपल दिया यार कि x² + x + 1 = 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, ठीक है। तो अगर मैंने आपसे पूछा कि कितनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगी, तो आपका आंसर होगा इनफाइनाइट ना। लेकिन मैंने कहा एक स्टैंडर्ड फॉर्म दो, तो स्टैंडर्ड फॉर्म होती थी ax² + bx + c = 0। यस और नो, ये होती थी। चलिए अच्छा ओके, तो अब सुनो जरा, ऐसे ही इस लाइन से इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स होकर जाएंगे, इनफाइनाइट। तो उन सब प्लेन की एक स्टैंडर्ड फॉर्म भी तो होगी। ये बात समझ आ रही है? जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि कितनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, आपका आंसर था इनफाइनाइट, लेकिन एक स्टैंडर्ड फॉर्म भी तो होगी। तो इस प्लेन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है पाई 3 की, वो क्या होती है कि पाई 1 लिख दो और दूसरे में लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो और दूसरे की इक्वेशन लिख दो। ये हो गई रटने वाली बात। पहले मैं सारे जो भी बेसिक बातें सारी बता दूंगा, फिर इसका प्रूफ बताऊंगा कि क्यों लैम्डा किया, क्या ये सब था, ठीक है। तो इस वाले प्लेन की जो यार वेक्टर फॉर्म जो होती है, जो इस वाले प्लेन की वेक्टर फॉर्म होती है, तो आपको होता है पाई 1 की तो हमने लेट की है r d1 और पाई 2 की मैं लेट की है n2 d2। तो पाई 3 की क्या होगी, पहले तो मैं बता देता हूं होगी क्या, फिर उसके बाद उसका प्रूफ वगैरह देखेंगे। तो कैसे आप रटेंगे, जो बच्चे रटते हैं वो r वेक्टर डॉट इन दोनों को ऐड कर दो और एक लैम्डा लगा दो, बस ऐसे ही इन दोनों को ऐड कर दो और लैम्डा लगा दो। चमका? यस और नो, क्लियर है? ये पाई 3 की इक्वेशन आ गई, पाई 3 की। लेकिन यहां पे एक चीज समझेंगे यार, ये n वेक्टर है, n1 वेक्टर है, मतलब ये यूनिट वेक्टर नहीं है। तो ये d1 क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ना कि डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन होगा। चमका? अच्छा जी, अब इसकी ये पाई 3 की वेक्टर फॉर्म है। अब इसकी कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है, कार्टेशियन फॉर्म देखो जरा क्या होती है। तो वो होती है a1x + b1y + c1z - d1 + लैम्डा a2x + b2y + c2z - d2 = 0। मैं आपको बता दूं यार a1 b2 ये सब हैं क्या। तो a1 b1 और c1 क्या है, जो n1 वेक्टर है उसके डायरेक्शन रेशियोज। और ये d1 क्या है, ये वाला। यहां पे d1 डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन नहीं है। क्यों, हमने वेक्टर कौन सा यूज किया है, यूनिट वेक्टर नहीं है, नॉर्मल वेक्टर है। अगर एनसीईआरटी में इस तरीके से है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब ये d1 d2 डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन हो गया, बात खत्म। तो अगर ये यूनिट वेक्टर है तो यहाँ पे L1 M1 N1 आ जाएंगे यार, हम लोग शुरू से हमने यही पढ़ा वेक्टर में, ठीक है डियर। चलिए, और a2 b2 c2 क्या है, n2 के डायरेक्शन रेशियोज, नंबर वाली बात खत्म। अब सर ये आया कहां से, आप ये भी तो सर हमें बताओ कि ये कहां से आपने लिख दिया, ये क्या हो गया सर, कैसे, इसका प्रूफ बता दो जरा हमको। तो हम देखते हैं इसका प्रूफ क्या होगा। तो देखिए
यहाँ तो कोई दिक्कत है, पक्की बात है। क्वेश्चंस भी अभी हम लोग इस पे करेंगे, क्वेश्चन तो और अच्छे से के लिए होगा, लेकिन जैसा हम लोगों ने एक सिस्टम बनाया कि हर फॉर्मूले का प्रूफ करेंगे, अब मैं प्रूफ बताने जा रहा हूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, नंबर पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में कभी नहीं आता, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे नॉलेज के लिए। तो चलिए इसका प्रूफ भी देखते हैं। सर ये कहां से आ गई ये सब चीजें? केवल देसी तरीके से समझेंगे 3D को पूरे को। अगर आप पूरे एकदम बुक की लैंग्वेज से ही समझेंगे तो केवल और केवल रट पाएंगे, बिल्कुल समझ नहीं पाएंगे। अब एक बात समझ रहा यार, ये हमारे पास पाई1 वेक्टर है, ये हमारे पास पाई2 वेक्टर है, ये जा रहा है पाई3 वेक्टर, क्लियर है? ये जा रहा है पाई3 वेक्टर। तो मुझे इस वेक्टर की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा मैं इस वेक्टर को लेके आऊंगा इसके पास, थोड़ा सा मैं इस वेक्टर को लेके आऊंगा। क्या इस प्लेन की इक्वेशन नहीं आ जाएगी? फिर से सुनो, ये प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है और ये इनके इंटरसेक्शन से होता हुआ जा रहा है। थोड़ा सा मैं इस प्लेन को इसके पास लेके आया और मैंने ओवरलैप करा दिया, तो क्या इस प्लेन की इक्वेशन नहीं आ जाएगी? लेकिन अब दिमाग में आएगा, क्या पता सर ये वाला प्लेन बहुत ज्यादा बड़ा हो और ये बहुत ज्यादा छोटा हो, तो सर कैसे आ जाएगी? आपकी बात एकदम सही है। अगर ये छोटा है या फिर बड़ा है, इसीलिए तो लैम्डा का मल्टीप्लाई किया गया है, इसीलिए तो लैम्डा का मल्टीप्लाई किया गया। क्योंकि अब पता नहीं, मान लीजिए यार, ऐसे समझेंगे कि ये वाला वेक्टर ये है पाई1 वेक्टर, ये है पाई2 वेक्टर, ये जा रहा है पाई3 वेक्टर, क्लियर है? इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। अब आप कहेंगे मैंने कहा थोड़ा सा इस प्लेन को लेकर आओ, थोड़ा सा इस प्लेन को लेकर आओ और इस प्लेन की इक्वेशन, तो ये प्लेन तो कितना ज्यादा बड़ा है इन दोनों से, देखो ना, क्लियर है? तो मैंने क्या किया, कुछ इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इसके बराबर आ जाएगा, यस और नो। तो वो मल्टीप्लाई मैंने किसका किया? लैम्डा का मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक और डाउट कि सर आपने लैम्डा का मल्टीप्लाई पाई2 में ही क्यों किया? अरे यार इसमें भी कर दो, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि लैम्डा तो स्केलर क्वांटिटी है ना, क्लियर है? और एक चीज देखो, अगर इन दोनों के इंटरसेक्शन पे मैंने कोई सा भी एक पॉइंट लिया तो वो इस प्लेन को भी सेटिस्फाई करेगा, इस प्लेन को भी सेटिस्फाई करेगा और इस प्लेन को भी सेटिस्फाई करेगा। चमका, यस और नो? तो हमने क्या किया कि भैया इन दोनों प्लेन को लेकर आए, इन दोनों प्लेन के कॉम्बिनेशन से हम इस प्लेन की इक्वेशन फाइंड करेंगे। कैसे? हम किसी का मल्टीप्लाई वगैरह कर देंगे। बात समझ आ रही है ना? क्लियर है? तो बस, तो पाई3 क्या है हमारे पास? पाई1 प्लस लैम्डा। बस आपको ये समझाओ कि सर इन दोनों को ऐड क्यों किया और सर लैम्डा का मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि अब दो प्लेन के इंटरसेक्शन पे एक प्लेन होता हुआ जा रहा, पता नहीं कितना बड़ा है, रेदर देन दिस। अगर ये वाले प्लेन छोटे हैं और जो बीच से होता हुआ जा रहा है वो मान लो बहुत ज्यादा बड़ा है, तो हमको इस वाले प्लेन में या इस वाले प्लेन कुछ ऐड करके, कुछ का मल्टीप्लाई करके ऐड करना पड़ेगा, तभी तो उसके बराबर आएगा, यस और नो? तो वो हमने लैम्डा का कर दिया। तो चलिए पाई1 की वैल्यू पुट करेंगे। तो पाई1 की वैल्यू क्या है? -d1 प्लस लैम्डा। पाई2 क्या है? क्लियर है? अब देखिए यहां से, अब यार कुछ नहीं करेंगे, यहां पे माइनस का d1 और ये लैम्डा r, ये n1 n2 है ना, माइनस का, क्लियर है? तो चलिए अच्छा, अब देखो यहां से इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? क्या कॉमन आ रहा है? आर नहीं कॉमन आ रहा है, तो कितना बचेगा? ये n1 है, ठीक है? n1 प्लस लैम्डा n2। यहां से क्या कॉमन आ रहा है? यहां तो कुछ कॉमन आ रहा है, लैम्डा कुछ नहीं कॉमन आ रहा है, तो यहां पे अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूं तो d1 प्लस लैम्डा d2, और ये उस तरफ जाएगा, ये जीरो होगा क्योंकि ये हमारा उस तरफ जाएगा, तो किसका हो जाएगा? ये प्लस का हो जाएगा। ये तो प्रूफ करना था शायद, हाँ जी, यही प्रूफ करना था। क्लियर है? क्लियर है? अब आप कहेंगे सर ये आपने बराबर में जीरो क्यों लगाया? देखो अगर आप ये क्वेश्चन करते हो इसका मतलब आपने प्लेन की पहली इक्वेशन क्या होती थी ये बताइए? आर ये तो होती थी, अगर डी इस तरफ आएगा तो इस तरफ जीरो नहीं छोड़ेगा, यस और नो? तो ये तो बच्चों वाली बात है, अगर पूछ रहे थे आप ऐसा। तो यार ये हमारी निकल के आ गई पाई3 की इक्वेशन, और यहाँ पे अब n1 n2 d1 n1 और n2 वेक्टर की वैल्यू पुट कर दो, फिर हमारा कार्टेशियन फॉर्म निकल के आ जाएगी। क्या डाउट हुआ कि सर ये डाउट हुआ? बताइए कि सर ये डाउट हुआ, थोड़ा सा बताओ। प्रूफ में कोई भी डाउट लग रहा है आपको? क्लियर है? एक और तरीका एनसीईआरटी में बताया कि यार यहां पे अगर मैंने एक पॉइंट लिया,
सुनो ध्यान से रहा, यहाँ पे एक मैंने कोई पॉइंट लिया और उसका पोजीशन वेक्टर टी वेक्टर है सपोज, तो ये जो पॉइंट है क्या इस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा? बिल्कुल करेगा। इस प्लेन की इक्वेशन कितनी? r डॉट n1 d1, तो पाई 1 की इक्वेशन हो जाएगी d वेक्टर डॉट n1 वेक्टर इक्वल्स टू d1 वेक्टर। ये पॉइंट इस प्लेन को भी सेटिस्फाई करेगा, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी t डॉट n2 वेक्टर इक्वल्स टू d2 वेक्टर। क्लियर है? क्या इन दोनों के प्लेन के कॉम्बिनेशन ही से तो ये वाला प्लेन निकल के आ जाएगा, इस प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी यस और नो, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से। तो बस वही वाली बात है, इन दोनों को ऐड कर देंगे लैम्डा का मल्टीप्लाई करके, ऐसे भी आप कर सकते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा हुआ। देखो मैं दिखा दूं एक चीज, ये लैंग्वेज अगर आप प्रूव करते हैं ना तो एनसीईआरटी ये बात आपको समझ नहीं आएगी 100%। हाँ तो मुझे लगता है अगर आप इंटेलेक्चुअल हैं तो बात अलग है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि Therefore for all real values of lambda, उन्होंने डायरेक्ट लिखा कि लैम्डा की सारी वैल्यूज के लिए इन दोनों को ऐड कर दिया गया। बट वो समझो ना क्यों ऐड किया गया, दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए सर मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, तो क्यों नहीं किया, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से इस वाले प्लेन की इक्वेशन उन्होंने निकाल दी। चमका? क्लियर है? मल्होत्रा कोई भी डाउट हो बताओ, दिमाग में कुछ भी आ रहा है सर ये थोड़ा बहुत? ये वाला प्लेन दोनों प्लेन के बराबर भी तो हो सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, तो लैम्डा की वैल्यू बन हो जाएगी। और क्या, देखो मल्होत्रा का क्वेश्चन ये था कि सर ये जो प्लेन है इस प्लेन के बराबर हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। अगर ऐसा होगा तो लैम्डा की वैल्यू वन हो जाएगी, अगर छोटा होगा तो लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। इसमें क्या है, क्योंकि लैम्डा तो एक स्केलर है ना, स्केलर क्वांटिटी तो कुछ भी हो सकती है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी। क्लियर है? देखो अच्छा नेक्स्ट टॉपिक है, अब अभी जो हमने बताया था कि थर्ड प्लेन कैसे जाता है इंटरसेक्शन से, अब इसको पढ़ेंगे कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस, फिर दोनों के एग्जांपल कर लेंगे। ठीक है डियर? तो चलिए कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस का पहले तो मीनिंग समझो क्या है। कोप्लेनर मीन्स होता है एक प्लेन पर अगर दो लाइन जा रही है, इसका मीनिंग आपको ये चेक करना है कि दो लाइन है वो एक ही प्लेन से होती हुई जा रही है, इसका मीनिंग ये हो गया। उस प्लेन की इक्वेशन बताइए। ठीक है? नहीं प्लेन की नहीं, मतलब वो कंडीशन बताओ। जैसे सपोज मैंने दो लाइंस बना दी इस तरीके से, अब आप चेक करो कि ये दोनों लाइन एक ही प्लेन पर, चेक करना है आपको। ठीक है? क्योंकि प्लेन तो कई सारे हो सकते हैं ना, तो ये चेक करना है कि एक ही प्लेन पर है। तो यार जल्दी से देखते हैं। इस तरीके से तो एक प्लेन लेते हैं बढ़िया सा, थोड़ा बड़ा सा लेंगे, आपको समझ में भी आना चाहिए। इस तरीके से ही जा रहा कट करते, ठीक है जी। अच्छा जी, अब दो लाइन है, अब दो, एक लाइन जा रही है ये, ठीक है सी, और एक लाइन जा रही है ये। ऐसा नहीं है कि ये आपस में पैरेलल, वो तो ऐसी मैंने लिया, कैसी भी हो सकती है। चलिए अब ये लाइन आ गई तो लाइन के इक्वेशन के बारे में पता होना चाहिए। तो लाइन के, अगर ये लाइन L1 है और ये L2 है, तो यार L1 की इक्वेशन क्या होगी, हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, कोई बच्चा बताएगा? R इक्वल्स टू A1 प्लस लैम्डा B। तो कुछ नहीं आता, तुम सब शांत बैठे हो एकदम। अब सुनो, ये A1 है, A1 और B1 क्या है? B1 एक ऐसा वेक्टर होता था जो कि इस लाइन के क्या होता था, पैरेलल होता था, यस और नो। और A वेक्टर क्या होता था, इस लाइन पर कोई भी एक पॉइंट होता था उसका पोजीशन वेक्टर होता था, यस और नो। याद आ रही हैं ये चीजें? यही तो पढ़ा था लाइन में यार, कि ये उस लाइन की इक्वेशन है जो किसी एक पॉइंट से होती हुई जा रही है और किसी एक वेक्टर के क्या है, ये पैरेलल है। चलिए अब L2 देखते हैं क्या है। इस पर कोई भी एक पॉइंट है B और इसका जो डायरेक्ट पोजीशन वेक्टर वो कितना है, A2, और एक वेक्टर है जो इस लाइन की क्या है, पैरेलल, यस और नो। इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, x1, y1 और z1। इस पॉइंट से कोऑर्डिनेट हमारे क्या, x2, y2 और z2। चमका? ठीक है जी। और ये एक वेक्टर है, तो ये हमने ले लिया a1x p1y प्लस c1z, और ये एक वेक्टर ले लिया a2x b2y प्लस c2z। क्लियर है? तो अगर ये दोनों लाइन एक ही प्लेन से होती हुई जाएंगी, पहले लाइन L2 की इक्वेशन लिख लेता हूं, तो वो A2 प्लस लैम्डा B2। तो अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाए तो समझ लेना ये दोनों लाइन एक ही प्लेन से होती हुई जा रही हैं, तो भैया वेक्टर फॉर्म जो इसकी हो जाएगी वो ये हो जाएगी A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2 वेक्टर। अगर जीरो आ जाए,
अगर ये कंडीशन 0 आ जाए तो आप समझ जाना कि ये दो लाइन एक ही प्लेन से होती हुई जा रही हैं। चमका। लेकिन हम ऐसे बिलीव नहीं करेंगे और इसका जो यार प्रूफ बताया, फिर इसकी कार्टेज फॉर्म भी हम लोग लिखेंगे अभी। जो इसका प्रूफ जाएगा वो केवल और केवल इमेजिनेशन में होगा। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ा सा बता पाऊं कि यार क्या। एक पेज दो जरा मुझे, कोई सा एक पेज फाड़ के दो ऐसे ही। मान लो तो नया बेकार कर दिया। सुनो, अब ये प्लेन है, समझना, देखो इस चीज केवल समझाने के लिए आपको समझा रहा हूं ये कि आप कभी फील करोगे। ये प्लेन रख दिया मैंने, क्लियर है। ये लाइन L1 है, ये L2 जा रही। पहले हमने लेट कर लिया कि मान लो वो इस पर है। अच्छा, तो ये A1 वेक्टर A2 वेक्टर तो यहां से गए होंगे, ओरिजिन से गए होंगे ना A1 A2 वेक्टर, क्योंकि ये क्या होते हैं, हमारे पोजीशन वेक्टर होते हैं, क्लियर है। और B1 वेक्टर इस तरीके से जा रहे होंगे। पक्की बात है। अभी बात बताओ और सोच के बताना कि अगर मैं A और B वेक्टर को, A और B को मिला दूं तो जो AB वेक्टर जो मुझको मिलेगा, क्या वो लाइन के ऊपर नहीं होगा? क्या वो लाइन के ऊपर नहीं? क्यों? क्योंकि A1 और A पॉइंट B पॉइंट तो इस प्लेन पर है ना। नहीं चमका। देखो ये प्लेन है, इस प्लेन से एक लाइन ये जा रही है, एक लाइन ये जा रही है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट, अगर इनको मिलाएंगे तो जो ये वेक्टर होगा यार वो इसी पर ही तो होगा, इस प्लेन पर ही तो होगा ना। नहीं यार ये बात समझ में तुम्हारी? तो यार एक्सप्रेशन अच्छे दो ना। लेकिन अच्छा था, A1 वेक्टर और A2 वेक्टर भी क्या इस प्लेन के ऊपर होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। वो तो यहां से आ रहे होंगे, कहीं से, ओरिजिन से। पोजीशन वेक्टर है ना, वो इसके ऊपर थोड़ी ना होंगे। ये बात आ रही है, इमेजिनेशन कर पा रहे हैं आप? बहुत बढ़िया। अब एक बात सुनो, AB वेक्टर क्या होगा? अगर मैं आपसे पूछता हूं तो AB वेक्टर क्या होगा? A2 माइनस A1, यस और नो? क्योंकि एंड में B आ रहा है तो A2 माइनस A1। चमका। अगर समझ में नहीं आता ऐसे कर लो, X2 माइनस X1, Y2 माइनस Y1, ये आ गया। AB वेक्टर प्लेन के ऊपर होगा। अब सुनो ध्यान से, अगर मैं आपसे ये कहता हूं B1 क्रॉस B2 वेक्टर क्या होगा, तो B1 क्रॉस B2 इन दो वेक्टर का जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो एक तीसरा वेक्टर आता है जो B1 और B2 दोनों पे क्या होगा? परपेंडिक। चमका। क्या B1 वेक्टर प्लेन पे नहीं है? बिल्कुल है। क्या B2 वेक्टर प्लेन पे नहीं है? और ये एक ऐसा वेक्टर है जो इस पे क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो अब एक चीज दिमाग में रख लो, यू शुड कीप इन माइंड, बेटा बैठा लो। अगर इस प्लेन के अंदर जितनी भी लाइंस हैं और अगर ये एक वेक्टर परपेंडिकुलर है तो वो जितनी भी लाइन होगी हर किसी के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। यस और नो? यस और नो? तो B1 क्रॉस B2 करके जो नया वेक्टर मिला है, क्या वो AB के परपेंडिकुलर नहीं होगा? क्यों? क्योंकि AB तो प्लेन पर ही है। पक्की बात है ना? तो B1 क्रॉस B2 और AB आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर। और अगर ये दोनों एक ही प्लेन पर हैं, और हमने पढ़ा है कि दो वेक्टर जो परपेंडिकुलर होते हैं उनका प्रोडक्ट जीरो नहीं होता है। पक्की बात है ना? तो AB एक वेक्टर है, AB वेक्टर को हम क्या लिखेंगे? A2 माइनस A1 वेक्टर। यस और नो? और एक वेक्टर है B1 क्रॉस B2 वेक्टर। ये दोनों वेक्टर आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। अगर हैं तो क्या इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो नहीं होगा? तो यही तो प्रूफ करना था यार हमको। इमेजिनेशन जितना कर सकते हो इमेजिनेशन करो इसमें। हमने A से B को मिला है और हमको पक्का पता है कि AB प्लेन के ऊपर ही होगा, क्योंकि हमने लेट किया है कि ये लाइंस क्या है? प्लेन पर ही हैं। आप कहेंगे सर हमको तो ये प्रूव करना था, हमने पहले से ही लेट कर लिया कि ये लाइन प्लेन पर है, तो पक्की बात है कि AB वेक्टर भी प्लेन पर होगा। सही है। अगर ये दोनों लाइन प्लेन पर हैं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, अगर नहीं होगी तो समझ जाना ये दोनों लाइन प्लेन पर नहीं थी। चमका। पक्की बात है। अब इसका कार्टेशियन फॉर्म, तो कार्टेशियन फॉर्म का प्रूफ देखो मैं छोड़ता हूं, क्यों? क्योंकि उसमें होता है केवल और केवल कैलकुलेशन, लॉजिक घंटा नहीं होता है उसमें। तो A2 A1 वेक्टर करो, उनका डॉट प्रोडक्ट करो तो इस तरीके से ये आ जाएगा। तो क्या आता है इसका? X2 माइनस X1, Y2 माइनस Y1, Z2 माइनस Z1, A1 B1 C1, A2 B2 C2। अगर ये जीरो आ जाए तो समझ जाना कि वो दोनों लाइंस आपस में क्या है? सही लिखा ना मैंने? एकदम सही है। तो इसका मतलब ये दोनों लाइन, देखो बुक में NCERT में ये स्मॉल में है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप स्मॉल ले लो, तो टेंशन मत लेना कि सर NCERT में लो, या हमारे ऊपर है हम कैसा लेना, कैपिटल लें या स्मॉल लें। ठीक है डियर?
तो ये हमारा हो गया। चमका? प्रूफ समझ आया? इमेजिनेशन करो। देखो मैं प्रूफ बता क्यों रहा हूं 3D, जबकि नंबर वाली बात करूं तो नहीं आते एग्जाम में। इससे इमेजिनेशन अच्छा होता है हमारा कि ये A1 A2 क्या है, ये सब झमेला वगैरह। तो इससे अब दोनों के बेस एग्जाम्पल करेंगे जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं। चलिए यार, ये एग्जाम्पल 20 है और अभी जो हमने पढ़ा था कि एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन बताओ जो दो प्लेन के इंटरसेक्शन होता हुआ जाता। क्यों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? कह रहे हैं कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस एंड दिस। अगर ये क्वेश्चन में नहीं होता तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, क्योंकि दो प्लेन के इंटरसेक्शन से इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन जाएंगे। लेकिन ये उस प्लेन की इक्वेशन पूछ रहे हैं जो भैया 1 1 1 पॉइंट से होता हुआ जा रहा है। बात समझ आ रही है कि दो प्लेन के इंटरसेक्शन से इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन जाते हैं, लेकिन ये उस प्लेन की इक्वेशन पूछ रहा है जो इस पॉइंट से होता हुआ जाएगा। अब देखो कैसे कैसे इसका बिना डायग्राम के तो 3D को सोचना ही मत करना ही। अगर आप करते हैं बिना डायग्राम के तो समझ लेना आपने यार 3D को केवल रट्टा मारा है, बस 3D को फील नहीं किया। ये भैया दो प्लेन है हमारे पास, ये रहा हमारे पास सपोज π1 ये है, π1 की इक्वेशन ये रही और ये हमारा π2 है। तो कह रहे हैं तीसरे प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तीसरे प्लेन की देखो, तीसरा प्लेन ये इनके इंटरसेक्शन से होता हो जा रहा है, ये रहा। क्लियर है? इस प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है। ये π3 है, तो कह रहे हैं ये 1 1 1 से होता हुआ जा रहा है। ये कंडीशन है बस, और कुछ नहीं है। तो सबसे पहले तो यार ऐसे प्लेन की इक्वेशन π3 की इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला क्या है अभी हमने प्रूफ किया है। उससे पहले मल्होत्रा एक चीज देखें, इस टाइप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन समझ के क्वेश्चन में पूछा गया, पक्की बात है, समझ गए ना क्या पूछा है क्या नहीं पूछा है। चलिए आंसर कैसे आएगा इसका देखते हैं। ये पहले वाले प्लेन की इक्वेशन है। तो यार ये बताओ जरा, ये i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप क्या यूनिट वेक्टर है? ये बिल्कुल नहीं है। क्यों? इसका मैग्नीट्यूड 1 कहां है? इसका तो 1/√3 आएगा। ठीक है, तो ये किस फॉर्म में दिया गया? जो π1 की इक्वेशन गिवन है वो r.n वेक्टर इक्वल्स टू d1। यस और नो? ये चीज देखो, एक एक चीज से समझेंगे। अब इधर देखो, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 नहीं है, तो यार ये जो है π2 r वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इक्वल्स टू d2। तो ऐसे केस में ये d1 d2 क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन नहीं है, और इसीलिए डियर ये -5 है। अगर ये डिस्टेंस ओरिजिन से होता, और डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो ये नेगेटिव होता ही नहीं। हम लोग क्वेश्चन नहीं करते यहां पे, मैं केवल आपको सॉल्यूशन नहीं दूंगा। जो एक एक बात देखिए उसको भी समझेंगे ना, कि अगर यहां पे n कैप होता तो पक्का पॉजिटिव होता। लिख के ले लो ये बात आप। क्यों? वो डिस्टेंस है, और इस समय डिस्टेंस नहीं है, ये नॉर्मल कांस्टेंट, और कांस्टेंट तो नेगेटिव भी हो सकते हैं। हाँ, इसको अगर प्लस बनाना चाहते हो बना सकते हो, यहां से प्लस हटा के इनको नेगेटिव कर दो, ऐसा कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो। चलिए अच्छा, ये दो इक्वेशन आ गए। अब इक्वेशन ऑफ π3 तो बहुत सिंपल है, अभी हम लोगों ने प्रूफ किया। इक्वेशन ऑफ π3 बोलती क्या है कि भैया r, यहां पे लिखेंगे π3 r वेक्टर डॉट n1 प्लस लैम्डा n2 और d1 प्लस लैम्डा d2। चमका? प्रूफ किया हमने यार अभी। चलिए अच्छा जी, अब केवल और केवल वैल्यू पुट कर दो बस। n1 वेक्टर कितना है? i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। ठीक है जी सर, प्लस लैम्डा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। d1 कितना भाई? 6 प्लस लैम्डा d2 कितना? -5। चमका? ये हो गई प्लेन की इक्वेशन π3 की, बात खत्म। अगर ये पॉइंट नहीं होता तो आंसर आ गया हमारा। लेकिन इन्होंने कहा है कि भाई इस पॉइंट से होता हुआ जा रहा है, तो प्लेन की इक्वेशन बताओ। क्लियर है? अब तो हमको ये पक्का पता लग गया कि ये इस पॉइंट से होता हुआ जा रहा है, तो लैम्डा की वैल्यू कुछ ना कुछ हो गई। अब क्योंकि लैम्डा तो अभी तक तुक्का मार रहे थे हम लोग, गैस कर रहे थे कि पता नहीं यहां से जा रहा है यहां से जा रहा है, भैया लैम्डा से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमने फिक्स कर दिया, और पक्की बात है कि ये यूनिक प्लेन होगा जो 1, 1 से जा रहा है, और इनके इंटरसेक्शन तो ये सिंगल ही होगा, और जब ये सिंगल होगा तो लैम्डा की वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी। तो अल्टीमेट एम क्या? लैम्डा की वैल्यू फाइंड करना। बात समझ आ रही है? चलिए अब करते हैं लैम्डा की वैल्यू फाइंड। तो ऐसे केस में हम करें क्या? अब यहां तक तो हमारा कायदे में देखा जाए, अगर ये पॉइंट नहीं होते आंसर हमारे यहां तक आ गया था। क्या मैं अब सॉल्व करूंगा आगे, क्या मैं आर वेक्टर को एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लिख सकता हूं डियर? यही तो पढ़ा है, ठीक है ना। चलिए अच्छा,
अब देखते हैं यहां से, अब आप लोग पढ़े लिखे बच्चे हो, ये आई कैप ये लैम्डा का अंदर मल्टीप्लाई होगा, लैम्डा 2i, अगर मैं यहां से i कॉमन लेता हूं तो क्या 1 + 2 लैम्डा बचेगा, या बच्चे तो नहीं, 12th में आएगा लिखूं तो वो मजा नहीं आएगा। यहां से अगर जे कैप लेता हूं तो 1 + 3 लैम्डा बचेगा, यस और नो, प्लस यहां से क्या कॉमन लेता हूं के कैप तो 1 + 4 लैम्डा, यस और नो। मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा, एक एक तरफ से करेंगे, मैथ को हलवा बना देंगे यार, चिंता कंसेप्ट के साथ पढ़ो बस केवल। चलिए अच्छा, अब इसका मल्टीप्लाई भी हम लोग कर सकते हैं, अरे यार मल्टीप्लाई नहीं कर सकते इसका, तो एक्स आई का अगर इसके साथ होगा तो आई का आई के साथ होता है वो तो 1 ही हो जाता है, तो क्या एक्स का मल्टीप्लाई होगा ना 1 + 2 लैम्डा, मुझे नहीं लगता यहाँ तो कोई डाउट होगा, पक्की बात है, वेरी गुड। ऐसे ही y का इसके साथ होगा तो ये y 1 + 3 लैम्डा, चमका। ऐसे ही डियर क्या होगा, ये z और 1 + 4 लैम्डा = 6 माइनस। अब एक बात सुनो और बताओ, ये इक्वेशन अभी तक किसकी चल रही है, π3 की, यस और नो। क्या π3 पे पॉइंट 1,1,1 नहीं है, तो क्या वो इस इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा डी। और x y z की जगह क्या पुट कर देंगे 1 1 1 1 1, तो इनको हटा दूं 1 ही 1 तो है, क्या लैम्डा की वैल्यू नहीं निकाल लेंगे, होशियार हो तो आंसर से सीधे चेपूंगा मैं लैम्डा की वैल्यू का, क्योंकि कैलकुलेशन है, बेफालतू में आप दो ना या बुक दो यार मुझे, क्या 3/40, ये क्या निकल के आ गई हमारी लैम्डा की वैल्यू। अब हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये थी ना, अब यहां पे हम क्या करेंगे, लैम्डा की वैल्यू पूरी इक्वेशन में पुट कर दें, आगे हमारी इक्वेशन, चमका, बिल्कुल। तो ये लैम्डा की इक्वेशन पुट कर देंगे, लैम्डा की सॉरी वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। तो चलो मैं करके दिखाऊं, क्या करके दिखाऊं, कर लोगे ना। तो देखो यहाँ पे क्या है, वैसे ये r है, वैसे लैम्डा की वैल्यू यहाँ भी पुट कर सकते हैं, इस वाले कहीं पर भी पुट कर दो, आपकी वो तो आपकी श्रद्धा, इस वाले में पुट कर दो, इस वाले में, तो बस लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो, आंसर हमारा आ जाएगा, क्लियर है। लेकिन एक चीज मैं क्लियर करा दूं यहाँ पर, एक चीज, और मैं जरूर क्लियर कराऊंगा, क्योंकि मुझे ये याद आ रहा है इसकी, मैंने स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी और बच्चे लोग कंफ्यूज होंगे, क्या इसका जो आंसर है, मैं एक चीज बताऊंगा, पक्की बात है आप सब कंफ्यूज होंगे। इसका जो बच्चों एंड में आंसर आ रहा है ना, एंड में जो आंसर आ रहा है, केवल कुछ नहीं करना, लैम्डा की वैल्यू पुट करते हैं बस। अब मैं नहीं करूंगा, जो आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है, जो सेकेंड लाइन है, जो सेकंड लाइन का आंसर है वो ये आ रहा है, देखो डियर, ठीक है। उन्होंने नेक्स्ट लाइन में किया क्या, यहां से 14 एलसीएम लिया है और इस 14 से इस 14 से कर, लेकिन मैंने कहा था ऐसे करते नहीं, अगर याद आ रहा हो, वो क्यों नहीं करते, किस केस में करते हैं, किस केस में नहीं करते हैं, वो समझो आप जरा। अगर ये डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन होता, फिर नहीं करते, ये फिर ये नहीं करते बिल्कुल भी, अगर ये डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन होता ये तो हम नहीं काटते, लेकिन ये तो कांस्टेंट है ना, इधर क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट से कांस्टेंट काट देंगे हम लोग। अगर ये डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ये होता, आपने 14 से 14 काट दिया, तो क्या अब ये डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन रहा, नहीं रहा, बात समझ आई ना। अगर यहां पे यार ये वाला वेक्टर होता, ये वाला, तो आप नहीं काट सकते थे डियर, क्योंकि मैंने बताया था पहले ही, इधर जो, इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि यहां पे काट सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट जो कौन से काट सकते हैं, क्लियर है। ये इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट आ रहा है, कुछ भी आ रहा है तो आप बताइए जरा, कंसेप्ट समझो केवल। देखो मैं कंसेप्ट बताता हूं, कैलकुलेशन भी अगर बताऊंगा तो वीडियो लेंथी होगा, उससे आपके लॉजिक इंप्रूव नहीं होंगे, कैलकुलेशन आपको खुद करनी, डू योरसेल्फ। अब देखते हैं एग्जांपल 21, ये कह रहे हैं कि ये दो, अच्छा ये बताओ, ये लाइन की इक्वेशन है प्लेन की इक्वेशन है, ये लाइन की इक्वेशन प्लेन की इक्वेशन है, ये लाइन की इक्वेशन है, ये पक्की बात है। तो कह रहे हैं ये चेक करो कि ये दोनों लाइन एक ही प्लेन पर है, और ये लाइन की कार्टेशियन फॉर्म है। तो कार्टेशियन फॉर्म में चेक करने का तरीका क्या होता है, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, a1 b1 c1, क्लियर है ये। अच्छा अब सुनो, ये x2 x1 ये सब पता होना चाहिए आपको क्या होता है। तो पहले तो हम ये बता दें कि जो ये होते हैं x1 y1 z1, x2 y2 z2, a1 b1 c1, a2 b2 c2, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ क्या है प्लस है, तो इस प्लस को माइनस में कैसे चेंज करेंगे, माइनस और माइनस दिस, ये माइनस ये प्लस है, तो ये माइनस माइनस दिस,
ठीक है, ये सब हो गया, क्लियर है। तो x1 कितना है -3, क्लियर है ना। तो भैया वैल्यू पुट कर दो यार बस। x2 कितना है -1 माइनस x1 कितना -3, तो ये कितना हो गया +3। y2 कितना है 2 -1, क्लियर है ना भैया। और z2 कितना है 2 और ये कितना है 5, तो 2 - 5। a1 तो ये नीचे ही है, z2 5 है। हाँ तो 5 भी तो लिखा है मैंने। अच्छा ओके, 5 - 5, क्या बात है, गुड, वेरी गुड। अब इसे करो सॉल्व। भाई अगर आंसर 0 आ जाए तो कह देना कि वो क्या है, एक ही लाइन में है, अदरवाइज नहीं है, क्लियर है। तो हम लोग पढ़ेंगे, सिंपल चीजें। अब देखेंगे एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स। चलिए तो सिंपल था, मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा इसमें। अब ये कह रहे हैं कि भाई एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स, इसका मीनिंग क्या, मतलब 2 प्लेन है, अगर वो आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके बीच में क्या एंगल बनता है, तो एंगल बताइए क्या होगा। तो यार जल्दी से पहले एक प्लेन बनाते हैं बढ़िया सा। एक प्लेन ये रहा और एक प्लेन मैंने ये बना दिया। ठीक है जी, ये मान लो हमने π1 ले लिया और ये हमने π2 ले लिया। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई भी डाउट होगा, अभी डाउट वाली बात ही क्या है। चलिए अच्छा, अभी कह रहे हैं कि इनके बीच में क्या होता है भैया, फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है। पहले तो मैं फॉर्मूला लिख दूं, नंबर वाली बात, कि n1 डॉट n2 अपॉन मॉड्यूलस दिस। तो बस ये होता है फॉर्मूला। अगर दोनों प्लेन परपेंडिकुलर हैं, केस 1 अगर मैं कहता हूं, अगर दोनों प्लेन परपेंडिकुलर हैं, तो अगर n1 डॉट n2 वेक्टर 0 आ जाए तो समझ लेना कि वो दोनों प्लेन आपस में क्या हैं, परपेंडिकुलर है वेक्टर। हाँ लेकिन अब ये समझो कि प्लेन की इक्वेशन कैसी है। ये प्लेन की इक्वेशन क्या, r d1 और इस ये, क्लियर है, इस तरीके ये प्लेन की इक्वेशन है। अच्छा अब कार्टेशियन फॉर्म में अगर गिवन है, प्लेन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में भी तो होती है, तो क्या होगा cos थीटा इक्वल्स टू a1 a2 b1। ये आपको याद आ रहा होगा थोड़ा सा, ऐसे हम लोगों ने पढ़ा था। किस में पढ़ा था, याद दिला जरा, कुछ ना याद आपको, a1 स्क्वायर तो ये हमारे इस तरीके से, ये हमारे क्या हैं कि कार्टेशियन फॉर्म भी मैंने लिख दिया यहाँ पे। और अगर वेक्टर फॉर्म में गिवन है तो उसके बीच में भी किस तरीके से बनाते हैं वो भी मैंने चीज़ लिख दी है, पक्की बात है ये। अच्छा एक चीज़ और ये कर देते हैं, ये एक ही जगह कट कराते हैं, ये इस तरीके, ये हमारा प्लेन है। चलिए अच्छा अब देखो, अब ये तो हो गई नंबर वाली बात है कि भैया हमने ये फॉर्मूला आ गया। लेकिन अब एक चीज बताएं, अगर 2 प्लेन के बीच में एंगल बनता है तो कभी भी एंगल प्लेन के बीच में नहीं बनता है, उनके नॉर्मल वेक्टर के बीच में एंगल बनता है। कभी भी अगर मैं आपसे कहता हूं कि 2 प्लेन्स के बीच में एंगल, तो 2 प्लेन के बीच में एंगल नहीं, उनके, क्योंकि हर प्लेन पर एक नॉर्मल वेक्टर होता है, उसका नाम n1 है और एक का नाम n2 है। तो जो भी एंगल बनेगा हमेशा इनके किस पर बनेगा, नॉर्मल वेक्टर। तो अब देखो, और नॉर्मल वेक्टर मतलब बोले तो परपेंडिकुलर, पक्की बात है ना। तो इस प्लेन का इस पॉइंट पे कट किया, तो ये है एंगल, ये है एंगल दोनों प्लेन के बीच को जो कट करा। कायदे में हमको यही फाइंड करना है, और ये एक ऐसा एंगल है जो दोनों प्लेन के बीच में बनना है, क्लियर है, पक्की बात है। अच्छा जी, अब देखिए एक नॉर्मल वेक्टर है ये जो इस पर परपेंडिकुलर है, इस वाले पे, ठीक है जी, ये इस पर परपेंडिकुलर, और एक है इसका जो इस पे परपेंडिकुलर है। बात समझ आ रही है, फिर से देखेंगे, इस चीज को फील करेंगे और समझेंगे। ये हमारा पास दूसरा वेक्टर है, मतलब π2 वेक्टर है, इस पे एक परपेंडिकुलर है, इसका नाम क्या होगा, n2 वेक्टर। और एक ये प्लेन है, इस प्लेन पर भी तो ये 90 होगा, देखो ये, तो ये कितना है हमारे पास, n1 वेक्टर है। चमका, हमको फाइंड करना है ये थीटा, ये थीटा हमको फाइंड करना है, पक्की बात है। अब सुना, ध्यान से समझेंगे इस चीज को, ध्यान से यार। ये थीटा मैं अलग लिखता हूं, ये थीटा है, ये हमको फाइंड करना कायदे में। अच्छा ये एंगल पूरा कितना है, 90। तो क्या ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा नहीं हुआ, पक्की बात है। कितना होगा ये एंगल, 90 माइनस थीटा हुआ। चलिए अच्छा, अब सुनो ध्यान से, ये अगर 90 है ये, तो ये भी तो 90 होगा यहां तक, ये यस और नो। ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना होगा, इसको 90 से माइनस कर देंगे, तो इसको 90 से माइनस करो,
प्लस थीटा आ गया। तो इसका मतलब जो प्लेन के बीच में एंगल होता है और जो नॉर्मल के बीच में एंगल होता है एक ही तो बात है। नहीं चमका? नहीं चमका, बहुत बढ़िया नहीं चमका, हौच पौच हो गया थोड़ा सा, आपको ऐसा लगा हौच पौच हो गया है, तो चलो कोई बात नहीं, हम दोबारा बना देंगे, लेकिन कंसेप्ट समझेंगे। देखिए जरा, एक प्लेन हमारे पास ये रहा, ठीक है जी, और एक प्लेन हमको ये जा रहा है कट करता हुआ ये इस तरीके से, ये रहा, ठीक है। अब इन प्लेन के बीच में कायदे में एंगल ये थीटा, ये हमको फाइंड करना है। चलिए अच्छा, ये हमको फाइंड करना, समझते चलना। अच्छा, इस पॉइंट पर ये एक प्लेन है, तो इस प्लेन पर एक परपेंडिकुलर होगा, यस और नो, जो कि n1 n2 वेक्टर है, ये अगर पाई 2 है तो, और एक इस वाले प्लेन पर भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा इस वाले प्लेन पर, वो ये रहा हमारा पूरा पूरा यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, थीटा एंगल इतना है, थीटा इतना है, तो ये वाला एंगल क्या 90 माइनस थीटा नहीं होगा? यहाँ तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये एंगल 90 है, तो ये भी एंगल कितना होगा? 90 होगा, ठीक है जी। ये एंगल 90 है, ये इतना 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना होगा? 90 में से इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि ये एंगल 90 माइनस थीटा है, पूरा कितना है? 90 है, तो 90 में इसको माइनस करेंगे ना, तो 90 में से माइनस करेंगे इसको, तो प्लस थीटा, कितना आ गया? तो ये थीटा और ये थीटा बराबर ही तो है, तो प्लेन के बीच का जो एंगल है और इनके नॉर्मल के बीच का एंगल एक ही तो बात है। नॉर्मल क्या है? वेक्टर है, और दो वेक्टर के बीच का एंगल का फॉर्मूला यही तो होता है, हमने पढ़ा है वेक्टर में। दो वेक्टर के बीच में, दो वेक्टर भी एंगल का फॉर्मूला यही तो होता था, क्लियर है। तो ये a1 b1 c1 क्या है? n1 वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज, और n2 वेक्टर क्या है? a2 b2 c2। चमका, पक्की बात है या कोई डाउट है? ये मैंने प्रूफ बता दिया कि क्यों इनके बीच का जो एंगल है और इनके बीच का एंगल बराबर होता है, बस क्लियर है। तो कभी भी कोई आपसे पूछता है कि दो प्लेन के बीच का एंगल, तो एंगल कभी प्लेन का नहीं, उनके नॉर्मल वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है वही प्लेन का एंगल होता है। चमका, क्लियर है? आपको देखो मैं प्रूफ बता रहा हूं क्योंकि मेरी ड्यूटी है ये। अगर आपको इन सब से काम चल जा रहा है तो अपना काम चलाओ नॉर्मली, क्यों हर टाइप के बच्चे होते हैं जिनको ये भी जानना है कि सर ऐसा क्यों वैसा क्यों, तो मैं दोनों लेकर चल रहा हूं, क्लियर है? पक्की बात है। अब इस पे बेसिक क्वेश्चन करते हैं, कभी तो आधा। चलो एक और चीज में बताते हैं, अगर दो प्लेन 90 पे कट करते हैं जब कार्टेशियन फॉर्म है, तो क्या होगा हमारे पास? a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या हो जाएगा? 0। अगर वो दोनों प्लेन आपस में क्या है? पैरेलल, तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 आपस में ये सब क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल होते हैं। आ रही बात समझ में? क्लियर है? और यहां पर आप कहेंगे सर आपने परपेंडिकुलर का तो बता दिया। अरे यार, अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो यही तो कंडीशन आ जाएगी, लैम्डा n2 वेक्टर। यही तो पढ़ते आए बचपन से, बचपन बोले तो अभी 1-2 महीने से वेक्टर से। चलिए एग्जांपल 22 कह रहे हैं कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। यार यहाँ पे जो प्लेन की इक्वेशन है ये कार्टेशियन फॉर्म में है, लेकिन कह रहे हैं आपको वेक्टर मेथड से सॉल्व करना है। मतलब फर्स्ट यू हैव टू चेंज इनटू अ वेक्टर फॉर्म, आफ्टर दैट यू हैव टू अप्लाई द एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स। अब देखो मैं आपको एकदम बेसिक तरीके से बता रही हूं, ये वेक्टर की फॉर्म होती थी, ये वेक्टर फॉर्म ये होती थी हमारे पास, क्लियर है, किसी प्लेन की। और इसकी कार्टेशियन फॉर्म क्या होती थी? ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल्स टू डी, या किसी बुक में माइनस डी इक्वल्स टू 0, इस तरीके से होता था, क्लियर है। अगर ये ऐसे गिवन होता था तो इसकी क्या होती थी? एल प्लस एल एक्स एम बाई एल एम एन जेड इक्वल्स टू डी, क्लियर है। यहां डी और यहां डी में क्या अंतर है? ये दोनों जगह डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन है, और यहां पे डी हमारा क्या? कांस्टेंट है। अब ये चेक करो कि दो कार्टेशियन फॉर्म होती थी, ये और ये कौन सी गिवन है? ये वाली गिवन है या फिर ये वाली? तो चेक कैसे करेंगे? 2 और y का कोएफिशिएंट 1 और इनका करो इसका, अगर 1 आता है तो ये वाले फॉर्म गिवन है, लेकिन 1 तो नहीं आ रहा है, तो पक्की बात है इस वाले फॉर्म में गिवन है, ठीक है जी। तो कंपेयर करो, a कितना आ गया? 2, b कितना आ गया? 1 और c कितना आ गया? d1 का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि एंगल में n1 डॉट n2 आता है, d1 की तो बात ही नहीं होती है। ऐसे ही इनको a1 b1 c1 ले लो। अब यहां से a2 कितना है? 3, b2 कितना है और c2 कितना है? पक्की बात है। अब यहां से ये होते क्या थे? ये होते थे इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो। चमका, तो क्या n1 वेक्टर को 2i कैप प्लस जे कैप माइनस का 2k कैप, पक्की बात है ना। और n2 वेक्टर क्या हो जाएगा? 3i कैप
प्लस माइनस 6j क्या माइनस क्या 2k क्या। अब यार इनके बीच के एंगल निकाल देना, cos थीटा इक्वल्स टू n1 डॉट n2 अपॉन, मुझे नहीं लगता कि यहां तक कोई भी डाउट होगा। अब इनका कर दो मल्टीप्लाई, तो 2 3 या 6 और माइनस का 6 और प्लस का 4 अपॉन यार इनके अंडर रूट, मतलब 2 2 जा 4 2 2 जा 4 9, तो ये तो 3 हो गया, इनटू इसका 36 और ये 47 हो गया। क्लियर है? तो cos थीटा कितना निकल गया 4/20, ये यार आंसर है। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है, उसमें भी यही कह रहे हैं इनके बीच में एंगल निकालो। तो एग्जांपल 23 डू योरसेल्फ। अच्छा उपासना बताओ इसमें क्या डाउट हुआ? ये दोनों बातें समझ आ रही ना? अगर इस फॉर्म में है तो ये सुनो, इसमें इसको बोला जाता है, इसको और इसको बोलते क्या? देखो जरा सुनो ध्यान दे, इसको वेक्टर फॉर्म बोल देते हैं, इसको नॉर्मल फॉर्म बोल देते हैं, इतना ही अंतर है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कोई डाउट है। ठीक है, पक्की बात है, ओके।